नमस्कार। मैं विष्णु नारायण और स्वागत है आप सभी का फ्रीलांसर्स टॉक में। हमारे साथ हैं उमेश, बिहार से रह करके अलग अलग संस्थानों के लिए अपनी सेवाएं देते रहते हैं। गौरव गुलमोहर हैं, उत्तर प्रदेश से लगायत हर जगहों पर आते जाते हैं, अलग अलग संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। पीयूष राय हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं और उत्तर प्रदेश से लंबे समय तक क्विंट या अलग अलग संस्थानों के साथ काम करते रहे और फ्रीलांसिंग ही बेसिकली कर रहे हैं। तो उनसे अलग अलग चीजों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इस बीच आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें राजनीतिक तौर पर बदल रही हैं। उत्तर प्रदेश वैसे तो इतना बड़ा सूबा है और हमेशा ही सुर्खियों में, खबरों में रहता है। बिहार के भीतर जब एसआईआर खत्म हुआ तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की ओर और बंगाल की ओर चीजें बढ़ी हैं। और उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की खबरें एसआईआर के लिहाज से निकल करके आई कि कई एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, तो ग्राउंड पर अभी क्या हो रहा है ये गौरव से भी समझने की कोशिश होगी और पीयूष से भी। और उमेश हैं जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे हम ये समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि इस बीच बिहार से हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ही है, बोरिंग रोड का इलाका। और बांकीपुर के जो विधायक हैं, अब वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं। और एकदम से उनके ग्राफ में इतना भारी उछाल, कोई भी जो ग्राउंड पे रहता है या अलग अलग जगहों पर, या बहुत तरह के कयास जो लगाए जा रहे थे, कोई कह रहा था कि यादव बनेंगे, कोई और कुछ कह रहा था। इस तरीके की बातों के बीच में अचानक से एक नाम आता है, औचक। हालांकि वो 4 बार के एमएलए हैं, उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, उन्हीं की लीगेसी को एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। युवा मोर्चा के भी यहाँ पर वो अध्यक्ष थे, मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी प्रोफाइल जो जिस तरीके से निकल करके आ रही है, लोग कह रहे हैं कि शायद बंगाल की ओर देख रही है भारतीय जनता पार्टी, या नेक्स्ट जनरेशन की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि 45-46 साल की उम्र बताई जा रही है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि वो अभी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ही हैं, मतलब अभी ये कहा जा सकता है कि फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट तो वो भारतीय जनता पार्टी के अभी भी नहीं बने हैं। और जेपी नड्डा है, और इसमें क्या है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है, पंकज चौधरी। बहुत जानकारी उनके बारे में भी पब्लिक डोमेन में नहीं रही, हालांकि वो महाराजगंज से कई एक बार के सांसद रहे। ये देखने में आता है कि भाई राहत रूह, जो कि पूर्वांचल और नेपाल के इलाके में वो जो तेल है, एक प्रतिष्ठित ब्रांड के तौर पर उस राहत रूह तेल को देखा जाता है, वो उसके संभवतः करता धरता है। तो शुरुआत पीयूष से ही कि पीयूष, एसआईआर में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? इतनी सारी आत्महत्याएं, बाहर से जो लोग देख रहे होंगे, हालांकि बिहार में भी हम लोगों ने एसआईआर को कवर किया, यहाँ भी बीएलओस के ऊपर प्रेशर था। कई जगहों पर बीएलओस ने अपनी ओर से इस्तीफा तक सौंपा, या कई जगहों पर वो छत पर चढ़ करके कूद जाने की बात कहते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आई या जो खबरें आई, वो तो काफी डरावनी सी एसआईआर के लिहाज से। और अपोजिशन की भी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो दिख रही हैं अपनी ओर से बहुत सक्रियता बरतती हुई, ये प्रहरी जहां तहां घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या है एसआईआर का रिफ्लेक्शन ग्राउंड पर, आप लोग क्या देख पा देखिए रहे हैं? विष्णु, यहाँ पे मैं एक चीज से शुरुआत करूंगा कि जैसे जब बिहार चुनाव हुए तो उसमें जो एसआईआर, जो पहला फेज हुआ एसआईआर का, तो उसमें वहां पर इलेक्शन कमीशन के पास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 महीने का वक्त था जब इन्होंने ये पूरा प्रोसेस कराया। अब जब इसका सेकंड फेज इंप्लीमेंट हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य थे, तो इन्होंने सिर्फ 1 महीने का समय दिया ये पूरा प्रोसेस कराने का। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि आपने फर्स्ट फेज ऑफ एसआईआर बिहार में करा लिया है, तो उससे आपके पास फीडबैक जरूर होते, और फीडबैक में क्या आया था कि बीएलओस के ऊपर दबाव था, ट्रेनिंग नहीं थी लोगों की कि भाई किस तरीके की मतलब आपको कैसे फॉर्म देना है, लेना है, उसको डिजिटाइज करने की, ये सब कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी।
तो ये सब जब फीडबैक आपके पास थे तो आपको थोड़ा समय लेके इन सब चीजों को थोड़ा सा इस पर चिंतन करके तब जो है आपको सेकंड फेज जो है कराना चाहिए था। इसमें इतनी भी कोई जल्दीबाजी नहीं थी। लेकिन चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जो है सेकंड फेज शुरू हुआ और 1 महीने का समय दिया गया। अब आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वो शुरुआत से कहते आ रहे थे, दबे स्वर में ही कह रहे थे कि 1 महीने का समय बहुत कम समय है इस पूरे प्रोसेस के लिए। अच्छा, ये कम समय क्यों था? क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज्यादा लंबा या ओवरवेलमिंग एक्सरसाइज था। जब 4 नवंबर को यह प्रोसेस शुरू हुआ तो कई जिलों में एसआईआर के फॉर्म्स पहुंच भी नहीं पाए थे। अगर आप बीएलओ से बात करेंगे, मैंने यहाँ के कई बीएलओ से बात की तो उन्होंने बोला कि 10 से लेकर 12 से लेकर 15 तारीख तक जो है यहाँ पे फॉर्म्स पहुंचे। तो फॉर्म पहुंचने में ही जो है एक हफ्ते से ज्यादा का लेट हो गया उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। अब जो डेडलाइन जो पहले 1 महीने की थी, अब वो समझ लीजिए वो 20 दिन की हो गई। अब जब 20 दिन की हो गई तो आपको उसी हिसाब से सब कुछ, सारा प्रेशर से लेकर आपका जो भी डेडलाइन होता है सब कुछ स्क्वीज हो जाता है। अब जो काम 1 महीने में होना था वो अब 20 दिन में होना था। अब वो जो 20 दिन का प्रेशर था वो झेलने के लिए ना आपको कोई ट्रेनिंग दी गई थी, ना आपको जो है मानसिक रूप से किसी तरीके से तैयार किया गया था। आप जो काम कर रहे थे उसे हटा के तुरंत आपको जो है इस ट्रेनिंग में लेते आया गया। अब जो सुसाइड की खबरें आई या जो अगर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखेंगे तो तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई, उसमें कई सुसाइड्स भी थे, कई लोगों की काम के दौरान जो है मृत्यु हो गई। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को अभी भी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया है कि काम के दौरान जो है इतने बीएलओस की मौत हुई या उनके कॉम्पनसेशन रिलेटेड अभी भी कोई भी चर्चा जो है नहीं सामने आई है। अगर हम प्रोसेस में प्रॉब्लम की बात करें तो एक बीएलओ को एक घर में तकरीबन 3 बार जाना था। एक बार फॉर्म देने, फॉर्म भरवाना और फॉर्म कलेक्ट करना। अगर आप इस प्रोसेस को इस तरीके से देखेंगे तो ये 3 बार तो उसको एक आदमी के, एक वोटर के घर जाना है, ठीक है। अब वो जो फॉर्म कलेक्ट करके लेके आए तो उसको ऐप पे डिजिटाइज करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि जब हम लोग गांव में जाते हैं, देखते हैं, तो ये काम किसको दिया गया? ये काम दिया गया था शिक्षा मित्र को दिया गया था, ये काम आंगनवाड़ी को दिया गया था, ये काम असिस्टेंट टीचर को दिया गया था। अभी भी आप यूपी और बिहार के स्कूलों में जाएंगे तो आप देखेंगे शिक्षा मित्र या आंगनवाड़ी के लोग जो हैं वो कीपैड फोन यूज करते हैं जी। अब शायद इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बढ़िया फोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको वो सुविधाजनक नहीं लगता है, तो अभी भी जो है कीपैड फोन यूज करते थे। अब अचानक से आप चाहते हैं कि वो 100 फॉर्म रोज डिजिटाइज कर दे ऐप वाले फोन पे। तो ये ट्रेनिंग से ज्यादा आप, वो लोग उस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे। आप इस तरीके से समझिए कि वो उस चीज को तैयार ही नहीं थे। आप जो बंदा कीपैड फोन चला रहा है उसको अचानक से आप कह दीजिए कि आपको 100 फॉर्म भरना है, तो ये सबसे बड़ी कमी तो ये थी। दूसरा, जब उन्होंने देखा कि काम धीरे धीरे हो रहा है या लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब जो है साम दाम दंड भेद वाला तरीका अपनाना पड़ेगा और इनके ऊपर दबाव बढ़ाना पड़ेगा। तो जब दबाव बढ़ाया तो उसमें जो सबसे पहला और आखिरी चीज जो इन्होंने शुरू किया वो किया कि हम नौकरी का खतरा इनको बताएंगे कि भाई आपकी नौकरी चली जाएगी। अब हमारे क्षेत्र में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में या पूरे इंडिया की बात कर लें, सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। मैं कई जगहों पे मैंने बात कही कि अगर आप कंपनी के सीईओ हैं और यहाँ पे अगर आप डीएम ऑफिस में क्लर्क हैं, तो अगर हमारे समाज में उस क्लर्क का होदा अभी भी जो है मजबूत रहेगा। तो अगर आप वो आदमी, उसने जिस तरीके से भी वो नौकरी पाई, जो मेहनत करके नौकरी पाई, अगर उस आदमी को अगर आप ये खतरा बताएंगे कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो वैसे ही टेंशन में आ जाएगा। हमारे प्राइवेट सेक्टर में जब ले ऑफ्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी नौकरी चली गई आज, तो अगर मैं बहुत किसी समृद्ध घर से भी अगर रहूंगा तो अचानक से जब मुझे बताया जाएगा आप ये नौकरी चली गई है, तो एक धक्का जरूर लगता है कि भाई नौकरी चली गई। आदमी के दिमाग में 10 विचार आते हैं, क्या मैं काम करने में कमजोर था, मेरे अंदर कोई कमी थी, हर तरीके के विचार चलते हैं। और कुछ लोगों के लिए मतलब ये विचार एक एक्सट्रीम रूप ले सकते हैं कि भाई अब कोई मतलब हमको एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, कई केसेस में सुसाइड नोट्स थे, कई केसेस में वीडियो नोट्स थे जो लास्ट में उन्होंने बना के बीएलओज ने दिए कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक सेटबैक था, इससे भी जो है इलेक्शन कमीशन सीखने को तैयार नहीं था और उन्होंने जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो थोपा। अंत में उन्हें रियलाइज हुआ जब ये बातें मीडिया में आई और उन्होंने जो है देखा कि नहीं, हम गलत थे। तो यहाँ पे तो ये लोग सीखते हैं ना कि भाई डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। तो इन्होंने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई। इन्होंने अब डेडलाइन जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है डेडलाइन अब 31 दिसंबर की हो गई है। ये काम जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो इतनी मौतों के बाद हुआ।
और अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन मौतों को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर ये भी कंसीड करने को तैयार नहीं है कि उनसे इस तरीके से जो है आपाधापी में जो इन्होंने सेकंड फेज कराने की कोशिश की, ये काम नहीं कराना चाहिए था। तो ये एक मोटा मोटी जो है उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर जो एक पूरा स्थिति बनी जो है वो इसी वजह से बनी। और अब जो है, अब देखिए 2 बार जो है डेडलाइन जो है मूव कर दिया जा चुका है। तो ये काम क्या इलेक्शन कमीशन पहले नहीं कर सकता था? पहले 31 दिसंबर अगर डेडलाइन वो घोषित कर देता तो क्या इतना प्रेशर बीएलओ पे बनाया जाता कि आप जो है 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर वो कर दीजिए? और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था तो लगन का समय था। लगन का समय मतलब हर तरफ शादियां हो रही थी, लोगों ने छुट्टियों के लिए अप्लाई कर रखा था, सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। उनको बोला गया कि अगर आप छुट्टी पे जाएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, फिर वही धमकी की नौकरी चली जाएगी। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस और जो एक पूरा प्रेशर था, उससे जो है कई लोग जो है ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए और कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज से एकदम इम्यून है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई। ठीक बात है। तो गौरव की ओर बढ़ते हैं। एसआईआर तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में संगठन का बदलाव, संगठन के भीतर जिस तरीके से पद प्रतिष्ठा लोगों तक पहुंच रही है, अपना ऑडियो म्यूट कर लें गौरव। और तो वो हम देख रहे हैं कि एक पंकज चौधरी है ना, बहुत चर्चित नाम नहीं, भले ही वो महाराजगंज से सांसद रहे, जब वो कई एक बार हालांकि सांसद रहे, तो उन्हें जिस तरीके से प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा एक टैग लगा करता है कि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मणों और बनियों की ट्रेडिशनल पार्टी है। तो क्या उससे बाहर निकलने की कोशिश, या इस पूरी कवायद को किस तरीके से देख रहे हैं? प्लस आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बड़ी वोट चोर गद्दी छोड़ वाली जो एक कांग्रेस ने एक तरीके से महागठबंधन ने रैली का कॉल लिया था, तो वो उसका क्या है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के क्या कुछ ग्राउंड पर इस तरीके से बिहार के भीतर तो नहीं दिखाई पड़ा, उत्तर प्रदेश में क्या दिखाई पड़ रहा है? कैसे देख रहे हैं इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर के इस रिशफल को, या इस पद प्रतिष्ठा तक पंकज चौधरी को पहुंचाए जाने को? जैसे देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ और घोषणा हुई, दूसरी तरफ राष्ट्रीय नाम की भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा हुई। दोनों नाम एक तरह से अननोन है। जैसे यूपी वालों के लिए ही ये पंकज चौधरी का नाम अननोन है। जब नाम इनका आने लगा, ये 2 दिन पहले से चर्चा होने लगी, तो लोग सर्च करने लगे ये कहाँ से क्या है, इनका क्या कहाँ भाजपा में क्या भूमिका है। कल रात में हम कानपुर में बैठे थे, तो यहाँ काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग, राष्ट्रीय स्तर के सक्रिय लोग, जब ट्विटर पे देखे कि नवीन नामक किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो लोग पहले गूगल पे गए और सर्च किए कि ये कौन है महोदय। तो उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, बिहार के जाने माने सज्जन थे, वो जो है उसको सर्च किए और देखे, कहे कि अरे यार, ये तो हमारे ही प्रदेश का और है, मंत्री भी हैं, 5 बार के विधायक भी हैं। तो इस तरह के, और बीजेपी ये बहुत दिन से लोगों के दिमाग में डालती भी रहती है, उसके राष्ट्रीय स्तर के नेता भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये नैरेटिव फैलाते हैं कि हमेशा ये लोग अननोन नाम को बड़ा पद देते हैं। उसके पीछे इनकी स्ट्रेटजी है कि अपने कार्यकर्ताओं को ये भान कराते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ कभी भी किसी पद पे पहुंच सकता है। तो चाहे वो सीएम को देख लें, चाहे वो राजस्थान, चाहे वो एमपी, चाहे वो छत्तीसगढ़, यही एक सीएम है उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा चैलेंज पैदा करते हैं। इसको 2 तरह से देखने की जरूरत है। एक बात कही जाती है कि बीजेपी का जो केंद्र है वो पावर को सेंट्रलाइज रखने के लिए ऐसे अननोन नामों को, जो एसमैन की भूमिका में रह सकें, उनको ये बड़े पद पे बैठाते हैं। इसलिए ऐसे अननोन नामों को लेके आते हैं। उसमें दूसरा काम ये करते हैं कि उसमें जाति गणित, गुणा गणित जो है सेट करते हैं, जिसके आधार पे भारतीय समाज में वोटिंग होती है। तो एक प्रमुख कारण ये है। दूसरी तरीके से इसको देखा जाता है कि यस मैन बैठाते हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ को माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुख्यमंत्री है जो सेंटर को जो है चैलेंज पैदा करता है। उसमें कहा जाता है कि अमित शाह से इनकी अदावत है विशेष तौर पे, और वो बाकायदा जाहिर भी किया जाता है दोनों तरफ से
कभी दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह की तरफदारी करते हुए देखते हैं और योगी आदित्यनाथ अकेले अपने कुछ सलाहकारों के साथ नजर आते हैं। दीपोत्सव हुआ अयोध्या में, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन वहां दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचते हैं। अमित शाह एक कार्यक्रम में आते हैं लखनऊ, लेकिन जो सरकार विज्ञापन देती है उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें से मुख्य वक्ता ही गायब रहता है विज्ञापन से, उसमें मोदी जी की फोटो होती है। तो माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ चैलेंज पैदा करते हैं अमित शाह के लिए, सेंट्रल पावर के लिए। तो एक दूसरा ये पंकज चौधरी को जो बनाया गया है, उसमें अगर हम जाति आधार की बात करें तो जो पीडीए पॉलिटिक्स है जो विपक्ष कर रहा है, असल में पीडीए की पूरी राजनीति को हाईजैक बीजेपी इसी तरह से करती है कि आप पीडीए करते रहिए, हम दिखाएंगे कि पीडीए को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मतलब हम अति पिछड़ी जातियों को, दलितों को ज्यादा और ये बीजेपी का सबसे अहम एजेंडा, और वो सक्सेस भी है इसमें कि वो इन कम्युनिटीज को, चाहे निषाद कम्युनिटी हो, चाहे कुर्मी कम्युनिटी हो, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, उसमें एक मैसेज देने में ये लोग सफल हैं कि हम अन्य पार्टियों की अपेक्षा आपको अधिक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, हमारे यहाँ अधिक आपके लिए स्पेस है। तो इसी को देखते हुए ये पंकज चौधरी की घोषणा उत्तर प्रदेश में हुई है। इस दिशा में माना जाता है कि हम कल भी ये चर्चा हो रही थी हमारे कुछ दोस्तों के साथ कि जो तेजस्वी यादव हैं उनकी अपेक्षा अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर जाति गुणा गणित सेट कर पाते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम 2022 इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन से पहले ही एक ट्विटर पे फोटो अखिलेश यादव ने शेयर किया जिसमें सेंटर टेबल पे अनुप्रिया पटेल की माता जी, पल्लवी पटेल की माता जी को बैठाया उन्होंने, और वो कुर्मी बिरादरी से थी। कुर्मी बिरादरी उत्तर प्रदेश में एक अहम हस्तक्षेप रखती है, और उन्होंने उसको मैसेज देने की कोशिश की चुनाव से पहले कि हम जो है कुर्मी बिरादरी का भी हमारे यहाँ स्पेस है। तो अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में कई ब्राह्मण नेताओं से भी मिले और उनसे उन्होंने बोला कि आप तैयारी करिए, यूथ से मिले, लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी यादव छवि, जो तेजस्वी यादव जिसका नुकसान उठा चुके हैं बिहार में, उससे बचने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं, और बीजेपी उनको घेरने की बार बीजेपी के सारे, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, लगातार वो इनको यादव नेता घोषित करने की कोशिश करते रहते हैं। तो बीजेपी की एक रणनीति है कि जो पीडीए पॉलिटिक्स है, अभी एक डर और सता रहा है समाजवादी पार्टी को कि हम पीडीए कर रहे हैं और बीजेपी कल को 2027 का इलेक्शन होगा और पूरा टिकट वितरण पीडीए आधार पे कर देगी और हम जो है फंस जाएंगे कि जो आप बीजेपी टिकट वितरण करेगी उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को तो नहीं देगी, पिछड़ा दलित को जो है ज्यादा टिकट देगी, और आप फिर समाजवादी पार्टी उसमें फंस जाएगी, फिर उसको भी टिकट ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी एक सफल प्रयोग की है, जो तेजस्वी यादव एक प्रयोग उसमें किए, आधा अधूरा, एक नहीं कर पाए। 2024 का इलेक्शन देखें, उसमें समाजवादी पार्टी ने टिकट जो वितरण किया था उसमें यादव और मुस्लिम टिकट ठीक ठाक काट दिए थे, केवल उनकी फैमिली थी जो यादव के रूप में लड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वहां बिहार में तेजस्वी यादव ने यादव टिकट तो नहीं काटा, मुसलमानों काट दिया, और उसी का फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को मिला। तो पॉलिटिक्स यहाँ अगर अखिलेश यादव करने में सफल हो गए तो इस बार लेकिन चैलेंज उनके लिए भी है कि अगर आप यादव टिकट काटेंगे, मुसलमान काटेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी। और रही जहां तक बात दिल्ली में जो आयोजन हुआ है कांग्रेस पार्टी का वोट चोर गद्दी छोड़, इसका कुछ प्रभाव तो मैं ज्यादा सक्रिय रहता हूँ, मतलब पत्रकार हूँ, मेरा पेशा यही है, मैं देखता ताकता रहता हूँ, लेकिन जमीन पे ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उन्हीं के बीच में जो थोड़ी बहुत चर्चा है। मैं देख रहा था जो कांग्रेस के लोग गए हैं, जैसे जो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, जो लोग गए हैं वही वहां की फोटोज और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। मतलब एक निराशा का, बिहार के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों में एक निराशा की लहर है, विशेष तौर पर कांग्रेस में तो ज्यादा गंभीर लहर है। तो कांग्रेस में लहर नहीं मिल रहा है, और वो जो लोग वहां गए वही उस कार्यक्रम को शेयर किए, उसी की चर्चा हुई, लेकिन
यहाँ जो लोग नहीं गए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, वो भी शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं विशेष तौर। ठीक बात है। तो कांग्रेस में कितनी निराशा है या कितनी आशा जगी है, क्योंकि इस बीच बिहार के ही अब कॉन्टेक्स्ट में कहे जाएंगे प्रशांत किशोर, उनको जोड़ लिया जाए, भले ही वो इंटरनेशनल नेशनल कॉन्टेक्स्ट में आते आते फिर वो बिहार के बहुत देसी और लोकल नेता बनने की कोशिश पिछले चुनाव में उन्होंने की, हालांकि उसमें उन्हें वैसी सफलता तो मिली नहीं। और इस बीच फिर से एक खबर निकल कर के आ रही है कि फिर से उनकी मुलाकात जो है प्रियंका गांधी वड्रा से हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये और बात हो सकती है। प्लस बिहार से ही बांकीपुर कॉन्स्टिट्युएंसी है नितिन नवीन, जहां से चौथी पांचवी बार विधायक हैं, उनके पिता भी इसी कॉन्स्टिट्युएंसी को रिप्रेजेंट करते रहे बांकीपुर। और बिहार और उत्तर प्रदेश में जब कभी बातचीत होती है तो कास्ट पॉलिटिक्स का एक ऑब्वियस जिक्र तो होता ही होता है। तो कायस्थ बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, अपने दर्शकों के लिए बताते चलें। और अब बंगाल की ओर चुनाव है जहां पर कास्ट की ऐसे बातचीत नहीं होती, मगर वहां 2-3 कम्युनिटीज मेजरली बहुत पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस और आगे अपने तरीके से लीडरशिप में दिखती हैं, जो कि ब्राह्मण है, कायस्थ है और बोईतो। बोईतो मतलब वैद्य। तो उमेश भाई, चूंकि आपका ताल्लुक बिहार से भी है और आप बंगाल में भी आपने काम किया है, तो क्या इस पूरे पद प्रतिष्ठा को जो कि नितिन नवीन को हालिया दौर में मिला है, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अभी जो नितिन नवीन को जो बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इसका मुझे लगता है कि जो बंगाल के लिए इसका ज़्यादा अर्थ है बजाय बिहार। बिहार में अभी कुछ चुनाव है भी नहीं। तो चूंकि बंगाल में जो 3 जो डोमिनेंट कास्ट है अपर कास्ट में, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ और वैद्य, तो उसमें कायस्थ की आबादी ठीक ठाक है, लगभग 27 लाख के आसपास आबादी है उनकी। और पूरे बंगाल के पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो ये 3 कास्ट ही डोमिनेट करते रहे हैं पूरे बंगाल के पॉलिटिक्स को, कि 3 अपर कास्ट। आप मुख्यमंत्रियों के भी आप अगर सूची निकाल लेंगे तो कोई सभी अपर कास्ट मिलेंगे आपको। और इसकी ऐतिहासिक वजह भी है कि एक लंबा एक जो लेफ्ट मूवमेंट चला है, और बंगाल में जो एक लेफ्ट की जो 3 दशक की जो राजनीति है, उसमें उनका रहा है कि वो क्लास की बात करते हैं, कास्ट की बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो कास्ट डाइल्यूट हो जाता है बंगाल की पॉलिटिक्स में, और लंबे समय तक ये चला है। और मुझे लगता है कि अब जब बीजेपी 2014 के बाद इन्होंने कास्ट पर फोकस करना शुरू कर दिया, कि बंगाल में भी कास्ट की बात करने लगे ये लोग। इन लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि भाई जो मुस्लिम में जो ओबीसी है उनको आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल रहा है, हिंदुओं में जो ओबीसी है उनको कम मिल रहा है। तो इन सब चीजों को एक कॉकटेल बनाया बीजेपी ने। और फिर दलितों की बात की उन्होंने, जिसकी एक ठीक ठाक आबादी है बंगाल में। अगर हम कहें कि दलितों की 80 की आबादी लगभग 23% है, और ओबीसी एक बड़ा फ्रैक्शन है, मतलब हम ओबीसी 43% है लगभग। तो इन ओबीसी और दलितों को मिला के इन लोगों ने एक बनाया कि भाई हम लोग उस पर, और इसी की वजह से कि वो मतुआ समुदाय पर ही फोकस करते हैं, जो कि दलित में आते हैं। जो आपका अगर राजवंशी के बाद सबसे बड़ी आबादी है मतुआ समुदाय की, और वहां पे पैठ भी बढ़ाई इन लोगों ने। उनके जो बेटे थे, 2 बेटों में टकराव हुआ, एक टीएमसी में एक बीजेपी में। तो मुझे लगता है कि जो पूरा इनका नितिन नवीन को जो पदभार मिला है, उसको ये लोग बिहार बंगाल चुनाव में ठीक ठाक तरीके से उसको इनकैश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देखिए जो पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का बंगाल में, वो भी ब्राह्मण कास्ट से आता है, श्रमिक भट्टाचार्य, वो ब्राह्मण कास्ट से आते हैं। फिर इधर ये कायस्थ हैं। तो इन सबको मिला के ये लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत, अगर देखा जाए तो इसका बंगाल के चुनाव से इसको हम जोड़ के देख सकते हैं कि ये कोशिश एक है कि जो कायस्थ समाज है उसको एक लुभाने की। ठीक बात है। और मैं इसमें मगर एक चीज थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे, बिहार में बैठ करके, क्योंकि आप बंगाल को कई लोगों की तुलना में ज्यादा समझते हैं। बंगाल और बिहार के भीतर का भी एक ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट होता है। बंगाली आमतौर पर अपने आप को जिस तरीके से बरतता है और दूसरे लोगों को जिस तरीके से देखता है, तो एक बिहार को लेकर के तो हमेशा अधिकांशतः समाज में एक दोयम भाव रहता है। तो ऐसे में बंगाल, बिहार का कायस्थ को वहां इस तरीके से रिसीव किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसमें कितना सफल हो पाएगी?
देखिए आपको क्या? बीजेपी, देखिए खासकर ये जो बीजेपी बंगाल में ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी आप कहते मेन अपोजिशन बंगाल में मतलब भाजपा है, तो इसका मतलब कि भाजपा एक्सेप्टेबल तो है। और आप देखेंगे तो भाजपा कई तरीके से काम करती है। वो हिंदी प्रदेश, हिंदी भाषियों के बीच हिंदी भाषी नेताओं को प्रोजेक्ट करेगी, बंगालियों के बीच बंगालियों को प्रोजेक्ट करेगी, तो वो उस तरीके से वो करती है। तो मुझे लगता है एक्सेप्टेबिलिटी का जो जहाँ तक मामला है, तो हमको लगता है बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बीजेपी अंततः ये तो कोई राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो उसमें कोई कहीं का नेता कहीं को रिप्रेजेंट कर सकता है। वैसे कोई क्षेत्रीय पार्टी है नहीं कि भाई हमारे ही कुनबे का होगा या हमारा ही कोई होगा। तो बात सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तो ये कह सकते हैं ना कि भाई देखो कास्ट समाज के लोग को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये तो एक ऑप्टिक्स की राजनीति है। यहाँ पे सिर्फ एक आध पद दे के और उसको पूरा भुनाया जाता है कि भाई देखिए हमने ये कर दिया है आपके समाज के लिए, जो कि कोई पार्टी नहीं कर पाई। भाई अगर वो तो भाजपा अब इस डेवलपमेंट को बंगाल में ऐसे ही प्रोजेक्ट कर सकते कि देखो टीएमसी की जो सुप्रीमो है वो तो ब्राह्मण है, पर हमने तो एटलीस्ट कायस्थों को तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है ना। तो अब बात है कि अगर जो लोग अपने जो कास्ट अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके बहुत अगर एक्टिव है, बहुत जागरूक है, तो इनको उस तरीके से लगे कि हाँ भाई रिप्रेजेंटेशन तो मिला है, भले सांकेतिक हो। और बीजेपी में तो जाहिर सी बात है कोई भी पद एक सांकेतिक ही होता है, सिर्फ वो दिखाने के लिए होता है कि हमने राष्ट्रपति एक आदिवासी को बना दिया, हमने प्रधानमंत्री एक ओबीसी को बना दिया, लेकिन अंततः वो काम उस कास्ट में सिमट के तो करता नहीं है। वो कोई भी, वो दलित भी है तो वो हिंदू दलित है, वो पहले वो हिंदू नेता है, वो उसको वो बीजेपी वो बोलेगी जो हमने दलित को बनाया है, मगर अंततः वो हिंदू होता है। तो उस तरीके से ही काम करता है। तो मुझे लगता है कि वो उस तरीके से उसको वहां भी इनकैश करेगी भाजपा बंगाल में इसको। जी जैसे कि मत ओवरऑल जो परसेप्शन है, क्योंकि आप भी यही रहते हैं, मैं भी यही रहता हूं, और एक जैसे कि सहज रूप से सुलभ नेता की भी नितिन नवीन की छवि रही है, तो आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? और क्या, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वहां तो वो किसी तरह का कोई चैलेंज प्रस्तुत करेंगे नहीं, है ना, एक तरीके से वो रबर ही स्टैंप की भूमिका में हो सकते हैं। हालांकि उनका अपना संगठन का काम रहा है और कई बार बहुत सारी चीजें बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं। जब उनकी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबर आई तो वो लोग 2010 का किस्सा सुनाने लगे, किस तरीके से पोस्टर वगैरह, फिर जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से एक दौर में नुमाया हुई थी, अखबारों में आ गई थी, उसके बाद वो डिनर जो है वो कैंसिल हो गया था। तो यहाँ क्या पा रहे हैं आप? बिहार की पॉलिटिक्स में क्या कुछ फेरबदल होते हुए दिख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि इसको बहुत बिहार के पॉलिटिक्स में इसका बहुत अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में अर्थ नहीं है कि जो बीजेपी जिसको भी कोई पद दे, जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति है अगर वो बना रहा है तो सिर्फ वो एक दिखाने के लिए कि हमने एक आदिवासी को बना दिया। यहाँ पे वो एक ऐसे आदमी को चाहते हैं एक महत्वपूर्ण पद देना कि जो सिर्फ उनकी बातें करे, वो कोई रिबेल ना हो, वो उनकी बातों पर चले। तो उस मामले में अगर नितिन नवीन को देखे तो एक सुटेबल कैंडिडेट हैं कि जो विद्रोही नहीं है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा वो करेंगे, है ना। तो इससे ज्यादा तो संदर्भ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि एक साफ सुथरी छवि है, एक यसमैन की एक छवि है उनकी, जिसका फायदा होगा जो वो भविष्य में जो शीर्ष पे बैठे दो लोग हैं वो जो कहेंगे वो करेंगे। और हो सकता है कि वो पूर्णकालिक अगर कोई मिले पद तो किसी दूसरे को ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक बात है। तो फिर से पीयूष की ओर बढ़ते हैं और ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाया है इस दौरान, और उनको लेकर के तरह तरह की बातें, विजुअल्स इस तरीके से भी आए कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है उनका चरण स्पर्श करते हुए दिखे। तो एक तरह की बातें कि उम्र के लिहाज से पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन बहुत सारे लोग तो उनको महाराज भी मानते हैं, तो उस लिहाज से भी उस इलाके से बहुत सारे लोग चरण स्पर्श करते हैं। तो इसका क्या रिफ्लेक्शन है, आपको क्या लग रहा है? और इस फेरबदल को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे गौरव जो बात कर रहे थे उसी को थोड़ा सा विस्तार में यदि हम जाएं, जो पीडीए की पॉलिटिक्स, मतलब एक पिछड़ा दलित, और कई बार उसे अगड़ा बना दे रहे हैं, कई बार उसको अकलियत बना दे रहे हैं, कई बार उसको आधी आबादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो वैसे में
पीडीए का क्या ये काउंटर की ओर भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से बढ़ी है? क्योंकि पिछले देखिए लोकसभा में 2024 में जो रिजल्ट आया वो बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद से बीजेपी जो है वो मतलब अब हर कदम जो है फूक फूक कर रख रही है। उसी क्रम में जो पंकज चौधरी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, तो इसमें ये देखिए कि कुर्मी वोट बैंक का तो है ही, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इसमें बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इससे ये बात कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे कुर्मी जो हैं वो हमारे प्रदेश के पॉपुलेशन के 7% हैं, जो कि अगर आप ओबीसी वोट्स में बात करें तो यादव के बाद जो है सबसे पावरफुल कुर्मीज हैं। अब यहाँ पे अच्छा खासा टिकट बीजेपी और सारे दल जो है कुर्मी नेताओं को देते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 26-27 जो है विधायक हैं जो कुर्मी जाति से आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी के ही हैं। तो ऐसे में मतलब जब प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो ये जो पंकज चौधरी हैं ये क्लोज रहे हैं अगर हम बात करें, क्योंकि इनके कई वाकये जैसे ये 2021 से ही जो है एमओएस फाइनेंस हैं इस समय, और अभी भी मतलब कई फेरबदल हुए लेकिन इनको हटाया नहीं गया। तो एक तरीके से ये क्लोज तो थे ही, प्लस ये जो है एक जो दूसरी इनकी छवि निकल के आ रही है, जो एक इनको खड़ा कर दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट, तो ये भी कई हद तक सही भी है। और अगर वरिष्ठता की बात करें तो पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ से वरिष्ठ हैं। अगर राजनीतिक उसकी बात की जाए तो, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पंकज चौधरी वरिष्ठ हैं और एक ही क्षेत्र से आते हैं। तो और मतलब अगर मैं बताते चलूं कि 7 बार ये सांसद रहे हैं, 2021 से जो है ये एमओएस फाइनेंस हैं, और अब जो है उत्तर प्रदेश के उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन अब जब कुर्मी वोट बैंक की बात करते हैं तो बीजेपी के पास पहले से नेता हैं, और स्पेशली जब ओबीसी की बात करते हैं तो बड़े बड़े नेता हैं जिनका मतलब अगर ये केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, इनकी भी कहा जाता है कि अमित शाह के करीबी हैं, और वहां पे सिराथू से चुनाव हारने के बावजूद जो है ये उप मुख्यमंत्री बने रहे। तो इस पूरे पार्टी में मतलब कभी भी जो है ये जो ओबीसी जो 2014 से शुरू हुआ कि सारी पार्टियों को या सारे कास्ट को जो है एक साथ लेके चलना है, वो उसी के तहत ये पंकज चौधरी का भी जो है अभी चुनाव हुआ है जब यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन जहां तक अगर इसके इम्पैक्ट की अगर बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा जो है इसमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है कि मतलब कोई बहुत कुर्मी वोट बैंक, अगर आप सेटबैक की भी बात करेंगे 2024 में तो जो उनका वोट बैंक था वो बहुत कम नहीं हुआ था। वो वोट बैंक में बहुत कमी ऐसी नहीं आई थी कि उनको बहुत। मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश बिहार में जिस तरीके से एक गैर यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स करती है लार्जली, अकलियत उनके पास इस तरीके से जाता नहीं, तो इसका रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है इस चीज में गैर यादव किस चीज? देखिए यहाँ पे एक बार फिर से अगर अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे लग रहा है कि मैं सुन नहीं पाया। पार्टी बिहार के भीतर या उत्तर प्रदेश के भीतर भी कई बार दिखाई पड़ती है इन्वेस्ट करती हुई कि गैर यादव ओबीसी की जो पॉलिटिक्स है, गैर यादव मतलब यादवों के अलावा, आपने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया या पंकज चौधरी का नाम ले रहे हैं, तो उस पॉलिटिक्स को एक तरीके से आगे बढ़ाने की, क्योंकि उधर से ट्रेडिशनल बीजेपी इस पॉलिटिक्स को बहुत पहले आगे बढ़ा ही चुकी है। ओम प्रकाश राजभर हैं जो राजभर कम्युनिटी से आते हैं, उनको जो है ये अगर 1-2 इंस्टेंस छोड़ दें जब वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तब शुरुआत से जो है ये बीजेपी के साथ ही हैं। या निषाद पार्टी हुई, वो भी उनका मनमुटाव, कई बार आप सुनेंगे कि निषाद पार्टी का मनमुटाव है, वो छोड़ने वाले हैं पार्टी, बीजेपी गठबंधन छोड़ने वाले हैं। कई बार ऐसी खबरें उड़ी, अफवाह उड़ी, लेकिन ये जो पार्टियां हैं ये शुरुआत से बनी हुई हैं, और ये वही पार्टियां हैं जो नॉन यादव जो एक कोलैबोरेशन है ओबीसी का बीजेपी के अंदर, तो ये सब पार्टियां शुरुआत से ही जो है बीजेपी के साथ रही हैं। और अब जो पंकज चौधरी का हुआ है, अगर आप कुर्मी नेताओं की बात करें तो अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल शुरुआत से ही जो है वो बीजेपी के साथ हैं। यहाँ पर जो मेरा घर है बनारस में, जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पे अनुप्रिया पटेल के ही विधायक हैं। यहाँ पे कुर्मी सबसे ज्यादा जो है कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है ये बनारस का। तो मतलब ये जो अगर हम बात करें नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक का, तो इसको मजबूत करने के लिए बीजेपी की जो पहल रही है वो बहुत पहले से रही है।
और उनको एक मौका और दिखा कि हम क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये रही कि जो 2024 के जो परिणाम थे उसमें एक रिफ्लेक्शन था जो आरक्षण और जो आरक्षण को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा आया था कि बीजेपी जो है आरक्षण को कमजोर कर सकती है, तो एक सबसे बड़ा सेटबैक उनको इससे मिला था। पहली बार मैंने बीजेपी को स्ट्रगल करते हुए देखा था कि उनके कुछ बड़े नेताओं ने ये बयानबाजी कर दी आरक्षण को लेकर, लेकिन उसका वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। और जो मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में अगर जर्नलिस्ट से बात करेंगे यहाँ या फिर बीजेपी के लोगों से बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि जो सबसे ज्यादा घाटा अगर बीजेपी को हुआ था तो ये जो आरक्षण के मुद्दे पर जो बयानबाजी हुई थी, कुछ शीर्ष नेताओं ने जो बयानबाजी करी थी, उसका वो सेटबैक जो है वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया इलेक्शन तक। तो अब जो बीजेपी जैसे पंकज चौधरी को उन्होंने बनाया, तो पंकज चौधरी कभी बीजेपी ये कहती हुई नजर नहीं आएगी कि हमने कुर्मी वोट बैंक के लिए या फिर हम ओबीसी को साधने के लिए करते हैं। ये खबरें कहां से आती है? ये खबरें आ जाती हैं मीडिया में, या लोग कहना शुरू कर देते हैं, या हम और आप कहना शुरू कर देते हैं कि भाई कुर्मी वोट बैंक के लिए साधने के लिए इनको बनाया गया है। तो बीजेपी जानती है कि अगर ये काम करती है, अगर वो पंकज चौधरी को अगर वो बनाती है बीजेपी प्रेसिडेंट, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैसेज अपने आप जो है चला जाएगा मासेज में कि हमने जो है मतलब हमारा एक ओबीसी का नेता जो है वो बनाया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी है कि अब देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब जो है पूर्वांचल या मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो एक अब ये चैलेंज यहाँ पे बीजेपी के सामने और रहेगा कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये दोनों भले ही एक ही राज्य में रहते हो लेकिन इनका जो रहन सहन से लेकर जो पॉलिटिकल आउटलुक है वो बहुत अलग है। मैंने बहुत टाइम तक वेस्ट में रिपोर्टिंग की है और वहां पे जिस तरीके की मांगे उठती हैं वो लोग इसे इग्नोरेंस की तरह देखेंगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे जो बीजेपी की परफॉर्मेंस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज्यादा खराब रही थी, वेस्ट में फिर भी ठीक थी, अच्छी थी। बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक है मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर की तरफ। लेकिन अब वो ये देखेंगे कि उनके मतलब बीजेपी के जितने भी शीर्ष पोजीशंस हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया या प्रदेश अध्यक्ष हो गया, ये सब जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो अब इसको भी अगर बीजेपी के सामने जो अगला चैलेंज होगा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, वो ये होगा कि ये जो इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट किया है पार्टी के अंदर या फिर संगठन के अंदर, उस इम्बैलेंस को भी धीरे धीरे वो एड्रेस करें किसी तरीके से। ठीक बात है। हालांकि मुझे लगता है आप भी शायद इस बात से सहमत हो कि पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो लोकदल उस समय सपा के साथ थी, और पिछले लोकसभा चुनाव तक जबकि एक तीखा कन्फ्रंटेशन लोकदल, चूंकि वो एक जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां जो एक जाट लीडिंग पोजीशन में होता है और जाट पॉलिटिक्स का भी एक तरीके से वही एपिसेंटर है, आसपास का इलाका मुजफ्फरनगर और हापुड़ से लेकर के, तो वहां जिस तरीके से लोकदल को साधा तो कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी ने उस डैमेज को भी कंट्रोल किया जो कि पिछले लोकसभा चुनाव जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिखा भी। तो इन्हीं तमाम चीजों पे बातचीत बहुत लंबी ना हो जाए, मगर ये बातचीत हम कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह आए और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनको हम जोड़ पाए। उमेश भाई का बहुत शुक्रिया, गौरव का भी, पीयूष का भी। और हम इस लाइव को अब यहाँ जो है अंत करते हैं, खत्म करते हैं। उसके आदि को बोल दीजिए, लाइव खत्म कर देगा। ठीक है, तो यही है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बातचीत चलती रहे। सब लोग, उमेश भाई एक तो बढ़िया कैमरा है, बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए फोन, ऐसे नहीं चलेगा, है ना? मुझे लग रहा है नेटवर्क का मुझे लग रहा है इशू है, क्योंकि शुरुआत में जब आए थे तो ठीक आ रहा था इनका। देखिए तो वो मैकबुक ले लिया, आप क्या कर सकते हैं? क्या हमने कर्ज लेके आप मैकबुक ले लिया है, अब क्या करें बताइए? किसने ले लिया मैकबुक? मतलब हमने ले लिया है कर्ज लेके मैकबुक का। मैकबुक से ही जुड़े हुए हैं? हाँ, हमको लाइट की वजह से दिक्कत हो रही है, लाइट वाइट का मसला। नहीं वो वही चीज है, वो नेट की वजह से ही हो रहा है। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in